नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने दो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? शोषण के विरुद्ध आर्टिकल अधिकार, यानी कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। दो आर्टिकलों के बारे में पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध क्या देता है? ये अधिकार देता है हमको। आर्टिकल 23 में क्या था? दुर्व्यापार, बलात्कार और बेगार श्रम को क्या किया गया? रोका गया। इसके लिए संसद ने अधिनियम भी बनाया 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी बनाया 1984 में, तो रोका गया। आर्टिकल 24 में क्या रखा गया है? आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया, यानी कि बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके साथ क्या नहीं कराया जा सकता? बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। तो इसके लिए संसद ने अधिनियम भी बनाया 2005 में, और 2007 में क्या बना दिया? NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। इसके बारे में हमने पढ़ा। एक आर्टिकल, एक फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें चार जो आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 25 यानी कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की क्या दी गई? इसमें स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, लेकिन एक बल के द्वारा, एक छल के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा आप क्या नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 कहता है इसके आधार पर धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 26 पढ़ा हमने। आर्टिकल 26 में क्या था? अपने धार्मिक कार्यों का आप क्या कर सकते हो? प्रबंध कर सकते हो, यानी कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धार्मिक कार्यों की क्या कर सकती है? अपने आप प्रबंध कर सकती है। राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 27 पढ़ा हमने। आर्टिकल 27 में था धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी चंदा आता है उस पर सरकारें क्या नहीं लगा सकती? टैक्स नहीं लगा सकती, यानी कि धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए क्या किया गया है? टैक्स फ्री। और आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है? शिक्षण स्थानों में, यानी धार्मिक शिक्षा और उपासना के बारे में क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि जो राज्य द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं हैं वहां पर क्या नहीं किया जा सकता? धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जो ऐसी संस्था जो धर्म के आधार पर ही बनी है तो वहां पर शिक्षा दी जा सकती है। तो ये हमने कल पढ़ लिए थे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा राइट है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 29 और 30, 29 व 30 कौन सा आर्टिकल है? 29 और 30 फंडामेंटल राइट कौन सा है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमको मौलिक अधिकार दिया संस्कृति व शिक्षा से संबंधित। और ये आर्टिकल भी जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 इसकी तरह जो ये सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को क्या है? ये प्राप्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये भी किसको प्राप्त है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन भारतीय नागरिकों ये किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 किसको दिए गए हैं? सिर्फ भारतीय नागरिकों को। तो इसमें क्या बताया गया? जैसे आप देखते हो विविधता में एकता। इसमें विविधता, विविधता में एकता की क्या करता है? ये बात करता है। हमारी संस्कृति आपने देखी होगी, विविधता में एकता की बात करते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद इसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से। विविधता में एकता, विविधता में एकता का मतलब है हमारे क्या रहते हैं? बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, वर्ग है, उनको बनाया गया क्या है? विविधता होने के साथ साथ क्या दिखाई देती है? एकता दिखाई देती है। बहुसंस्कृतिवाद, मल्टी कल्चर, कैसे? हिंदू धर्म का अलग कल्चर है, मुस्लिम धर्म का अलग कल्चर है,
तो इसके बारे में क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बताया गया है। दो शब्द सुने होंगे आपने, मेल्टिंग पॉट और सलाद बाउल। सलाद बाउल क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया सलाद बाउल में कौन सा देश शामिल है, यानी कि है क्या ये। मेल्टिंग पॉट क्या होता है, सलाद बाउल क्या होता है। मेल्टिंग पॉट को उससे बोला जाता है जब कोई लोग अपनी संस्कृतियां, कोई ये नहीं देखते भी मेरा धर्म ये है, मेरी जाति ये है, मेरा वर्ग ये है, या मैं हिंदू धर्म से, या मैं मुस्लिम धर्म से, मैं ईसाई धर्म से, वो उनकी सबकी क्या हो जाती है, एक ही संस्कृति को ये मान लेते हैं। जैसे ये पाया जाता है यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर अलग अलग संस्कृतियों के लिए नहीं लड़ते हैं, अलग धर्मों के लिए नहीं लड़ते हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ रहेंगे उसी संस्कृति में जीना सीख जाते हैं। जैसे इंडिया से भी क्या करते हैं, बहुत सारे जाते हैं वीजा लगा के, कोई वहां पर ये नहीं जाके जाता मैं तो मुस्लिम धर्म से हूँ या मैं हिंदू धर्म से हूँ। वो क्या करते हैं, उसी की संस्कृति में क्या हो जाते हैं, रंग जाते हैं, यानी कि वो मेल्ट हो जाते हैं। ये कहाँ पर है, यूएसए में। एक बार क्वेश्चन ही आया सलाद बाउल किस देश में है, ये है इंडिया में, भारत में। कैसे है, क्योंकि बुलाओ यानी कि कटोरा, जैसे सलाद को क्या रखा जाता है, अलग अलग होता है, टमाटर रख देंगे, खीरा रख देंगे, मूली का रख देंगे, फिर भी वो क्या रहते हैं, इकट्ठे। और भारत में भी क्या है, ऐसे ही है। भारत में क्या है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, और क्या है वे फिर भी क्या रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। यानी कि किस में करता है, विविधता में एकता। इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी क्या पाई जाती है भारत में, एकता। और क्या पाई जाती है, बहुसंस्कृति, यानी कि सबका कल्चर क्या है, अलग अलग है, एक कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में एक संस्कृति नहीं चलती, कैसे चलती है, मल्टी कल्चरलिज्म। अब आगे पढ़ोगे जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, भिक्षु पारी को किम लिखा को, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे। बहुसंस्कृति, विविधता में एकता और बहुसंस्कृतिवाद, ये किसकी स्थापना करते हैं, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो फिर लिखा हुआ क्या है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ क्या है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसमें क्या होगा, आर्टिकल 29 का एक, आर्टिकल 29 का एक, इसमें क्या होगा, सभी भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति क्या है, 29 में सभी भारतीय नागरिकों को, देखो लिखा क्या मैंने, सिर्फ नागरिकों, यानी कि ये जो आर्टिकल है 29 और 30 किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। और आर्टिकल 29 से किसके बारे में बताता है, सभी भारतीयों को, नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार रहेगा। यानी कि अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अगर उनको वृद्धि करनी है तो क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 29 एक। आर्टिकल 29 दो क्या कहता है, इसमें कहा गया है जो आपकी क्या है, शिक्षा से संबंधित प्रवेश होगा, यानी कि आपका क्या होगा, अगर आपने क्या लेना है, शिक्षण संस्थानों में क्या लेना है, प्रवेश, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, तो आपके साथ जाति, धर्म, भाषा व मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी शिक्षण संस्थानों में आप क्या करने लगे, एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो इसमें क्या रखा गया है, जाति, धर्म, भाषा और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमने पढ़ा था चंपकम दोईराजन का केस, अब ये उससे जुड़ा है। अब वाद कहाँ आ गए हैं, क्योंकि इसके खिलाफ गई थी, वो कहाँ गई थी, मद्रास हाई कोर्ट में, वो हमने पढ़ लिया। तो क्यों गई थी, क्योंकि इसके धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा था, प्रवेश देने से मना किया जा रहा था, और तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद देखा होगा ना, फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया, और उसमें क्या रखा गया, 15(4) में क्या जोड़ा गया, शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया।
तो ये किस कहाँ रखा गया 29(2) में क्या रखा गया, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देते समय जाति, धर्म, भाषा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो आर्टिकल है वो किसके लिए है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। और जो आर्टिकल 30 ये किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के अपनी क्या करने के लिए, संस्कृति का विकास करने के लिए। ये तो सभी के लिए था, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। ये किसके लिए है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए, यानी को क्या कर सकते हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं ताकि क्या कर सके, उनकी भाषा, लिपि, उनकी संस्कृति में क्या की जा सके, अभिवृद्धि हो सके, उनको क्या किया जा सके, वो अपनी संस्कृति को कायम रख सके। और आर्टिकल 30(2) ये कहता है जब राज्य इनको क्या देगा, सहायता देगा, राज्य तब इन अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, सहायता देगा। तो क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव का मतलब ये है भी मुस्लिम धर्म ने तो क्या करी थी, अपनी संस्था खोली थी, उसको तो चंदा नहीं दे रहा है, ईसाई को दे रहा है या पारसी को दे रहा है, या आपस में भेदभाव नहीं करेगा। अगर सहायता देगा तो किसको देगा, सभी को देगा, सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को। या तो सहायता किसी को नहीं देगा तो सभी को देगा, भेदभाव नहीं कर सकता। इसी वजह से आप देखते हो मुसलमानों ने क्या किया, जो मदरसा वगैरह बनाए रखे हुए हैं, वहां पर शिक्षण संस्थान है वहां पर। और आप जो कल आप पूछ रहे थे भाई गायत्री मंत्र को क्यों नहीं रोका जा रहा, क्योंकि सबको क्या है, अपनी संस्कृति का विकास करने का अधिकार है। मुस्लिम को भी है, वो भी अपने मदरसा में क्या करते हैं, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षण संस्थानों का क्या करने के लिए, विकास करने के लिए, अपनी संस्कृति का क्या करने के लिए, विकास करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है, अपनी संस्कृतियों को बढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुसंख्यक में सभी आगे। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों है। और आर्टिकल 30 जो किसके लिए दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। ये इसमें डिफरेंस, ये था आर्टिकल कौन सा 29 और 30, और हमारा फंडामेंटलाइज संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 31, अभी तो क्या है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके। आर्टिकल 31 ये किसके बारे में था, संपत्ति का अधिकार। देखो हटा दिया है, लेकिन कई बार यहाँ से क्लोज पूछ ली जाती है, इसका महत्व बहुत है। इससे मामला चला था संपत्ति का, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई हो, चाहे फर्स्ट संवैधानिक संशोधन किया गया हो, जो शंकरी प्रसाद का केस आया, इनसे जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था, संपत्ति से। अब तो ये क्या कर दिया, हटा दिया, कौन सा संवैधानिक संशोधन करके, 44वां संवैधानिक संशोधन करके क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 1978 में। कई बार तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया या कौन सी सन में हटाया गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अच्छा, कई बार आप एडवांस पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेसिक चीजें पढ़ते ही नहीं है, और एग्जामिनर क्या कर देता है, बेसिक चीजें डाल देता है। तो आपने करना क्या है, बेसिक चीज से लेके और कहाँ तक जाना है, एडवांस तक। तो जब ये मूल संविधान में था, इसमें एक ही आर्टिकल था 31, लेकिन क्या कर दिया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। ये क्या थी, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था सरकारें क्या कर सकती है, लोक हित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। यानी कि सरकार क्या कर सकती है, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसके लिए, लोकहित के लिए। लोकहित में सरकार, लोकहित में संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण मतलब कि ले सकती है, ये हुआ भी था। और इसके लिए लेकिन क्या करना होगा, मुआवजा देना होगा। किसी की संपत्ति ले रहे हैं तो क्या करना होगा, मुआवजा देना होगा। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, सारी बातें जो पहले मैंने लेक्चर लिया था, आर्टिकल 13 जब मैं पढ़वा रहा था, उसमें सारी बातें बता दी थी मैंने, कैसे कैसे ये मामले आए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो एक बार जरूर देखना, तब ये चीजें समझ में आएंगी। मुआवजा क्या रख दिया गया, अगर संपत्ति ले रही है किसमें, लेकिन आधार क्या होगा, लोकहित, निजी हित नहीं होगा।
संपत्ति का ग्रहण कर सकती है। तो इसी के तहत आपने देखा होगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के तहत क्या की गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि 31 बी में सरकार ने 7 में लिखवा दिया था क्या, जो हमने क्या लिया है, संपत्ति का अधिग्रहण किया है उसकी दोबारा जांच नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक अवलोकन नहीं किया जा सकता। और इसके तहत क्या जोड़ दी गई, 9वीं अनुसूची। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार अब तो है नहीं है, अब तो क्या कर दिया, हटा दिया गया है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। फर्स्ट संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2 धाराएं हैं जिसमें क्या कर दी गई, जोड़ दी गई। फर्स्ट संशोधन करके 1951 में 31A, इसमें क्या लिख कर दिया, सरकार लोकहित में क्या ले सकती है, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, उसके लिए मुआवजा देना होगा। लेकिन आपने एक केस देखा होगा बेला बनर्जी का केस, तो उसमें क्या कर दिया था, चौथा संविधान संशोधन करके मुआवजा को डिसाइड कर दिया। इसको देगा कौन, सरकार, और कितना देगा वो भी कौन डिसाइड करेगी, सरकार। 31B में क्या लिखवा दिया, भाई कहीं कोर्ट में ना चले जाए, क्योंकि कैसा अधिकार था ये, मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार के लिए आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो कोर्ट में ना जाए तो इसके लिए क्या कर दिया, पहले लिखवा दिया 31वीं में, अगर संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है लोकहित में तो उसका न्याय पुनर्वलोकन नहीं होगा। और कौन सी अनुसूची जोड़ दी, 9वीं। और इसमें 9वीं अनुसूची का ये महत्व था, इसमें कोई भी कानून बना के अगर इसमें डाल दिया तो उसके न्याय पुनरीक्षण हो ही नहीं सकता था, फर्स्ट संवैधानिक संशोधन के द्वारा। एक और धारा थी इसमें 31C, ये 25वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 31C कब जोड़ी गई, 25वां संशोधन के द्वारा। 25वां संविधानिक संशोधन किया गया 1971 में। जब आपने देखो इंदिरा गांधी पूरे बहुमत से जीत के आई थी, उसने 24वां 25वां 26वां 29वां कितने किए गए थे, संशोधन किए गए थे। तो 25वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया, 31C, और क्या लिखवा दिया गया, क्वेश्चन यही आया। क्वेश्चन क्या आया, जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C प्राथमिक हो जाएंगे किसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। यानी कि वाद का विषय है मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी ने करवा दिया क्या लिखवा के, 31C। अगर 39B, इसमें क्या लिखा गया है, भौतिक साधनों का इस प्रकार से क्या होगा, स्वामित्व होगा, नियंत्रण होगा, जिससे लोकहित को क्या मिले, बढ़ावा मिले। आगे पढ़ेंगे हम BPSP को अलग से, तो जो आर्टिकल से संबंधित है वो देखने पड़ेंगे हमको। आर्टिकल 39B में क्या लिखवा दिया, ये क्या लिखा हुआ है, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से नियंत्रण होगा, स्वामित्व होगा कि जिससे किसको बढ़ावा मिले, लोकहित को बढ़ावा मिले। 39C में क्या है, इसमें लिखा हुआ है पूंजी का केंद्रीयकरण नहीं होगा, यानी कि जो उत्पादन के साधन हो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होंगे, किसके हाथ में होंगे, समाज के हाथ में होंगे। तो इसमें लिखवा दिया 31C में क्या, 39B और 39C ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय, मौलिक अधिकारों के। फिर एक संवैधानिक संशोधन किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया, ये 1976 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसमें बहुत सारा इसमें बदल दिया गया चेंज। वो आगे देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कैसे क्या हुआ था। इसमें क्या कह दिया गया, इसमें तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल थे, 39B और 39C 25वां संविधान संशोधन 1971 में। 42वां में कह दिया DPSP ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, लेकिन जितनी भी उसमें धाराएं लिखी हुई है किसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार बोर्ड हो गए और DPSP क्या हो गए, ज्यादा प्राथमिक हो गए। इसके तहत कौन प्राथमिक हो गए, DPSP। एक क्वेश्चन ये आया, ये क्या है, प्राथमिक है किससे, मौलिक अधिकारों से। एक बहस चलती है मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है या DPSP इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में भी आ रहा होगा कौन कौन से वाद में DPSP को ज्यादा महत्व दिया गया, कौन से वाद में मौलिक अधिकार को ज्यादा महत्व दिया गया, यही क्या है, बहस है। फिर एक वाद हुआ मिनर्वा मिल्स वाद, और इसमें क्या कर दिया गया, 31C 1980 में जो हुआ था उसमें क्या कर दिया गया, जो 31C था इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया।
31 को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसमें क्या कहा गया, जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। देखो इसमें क्या बात कही गई, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों को ही मिलकर क्या किया जा सकता है, जनता की भलाई की जा सकती है। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही गाड़ी के जैसे पहिए हैं। सभी सलामत तभी तो गाड़ी सही तरीके से चलेगी। इसका भी कहने भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं दे सकते, ना ही ज्यादा भी इंपॉर्टेंट इसको दे सकते, दोनों का ही क्या है, महत्व है। इसीलिए तो संविधान सभा ने इसको जोड़ा गया था, तभी तो ये रखे गए थे। अगर इनका महत्व नहीं होता तो फिर क्यों रखते इनको। मिनिमम इसमें क्या कह दिया गया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है और एक गाड़ी के पहियों की तरह है, साथ साथ चलेंगे। देखा होगा अपनी गाड़ी एक पहिए में क्या हो गया, पंचर हो गया, तो फिर गाड़ी क्या चल पाएगी अच्छे से, नहीं। तो इसमें भी यही है, अगर फंडामेंटल राइट्स में दिक्कतें हो गई है या डीपीएस में दिक्कत हो गई है तो फिर जनता की भलाई नहीं की जा सकती। जनता की भलाई कब होगी, जब दोनों ही साथ साथ चलेंगे। तो इसमें कह दिया गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आपस में क्या है, तालमेल है और ये सामंजस्यता है। इन दोनों में क्या है, सामंजस्यता है और ये सामंजस्यता ही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला पहले आ चुका है, कौन से वाद में, केशवानंद भारती वाद में 1973 में, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि सामंजस्यता है, ये कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा गया जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में सामंजस्यता है उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, कौन से वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो कौन सा आर्टिकल है, 31। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, मिनर्वा मिल्स के वाद के पूछ के लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे 25वां संविधान संशोधन के द्वारा, यह पूछ लेंगे बाद में आर्टिकल कौन से जोड़े गए और उसमें क्या लिखा गया, कर दोगे ये। 31 में क्या, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार होता था, अब नहीं है। अब क्या कर दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया, इसको लिखा हुआ है। आर्टिकल 300A में क्या है, कानूनी अधिकार है। कब हटाया, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। बाद में 2 धाराएं जोड़ दी, क्योंकि क्या करना था, आम जनता की भलाई करनी थी, क्योंकि आजादी का मतलब सबके लिए एक समान नहीं था, सबको आजादी चाहिए थी। तो क्या किया गया, सरकार ने लोक हित में क्या कर लिया, संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। आपने देखा होगा जमींदारी प्रथा का क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। 31B में जोड़ दिया गया, अगर संपत्ति ले ली गई है तो आप कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या जोड़ दी, नौवीं अनुसूची जोड़ दी गई और इसमें एक बार जो कानून डाल दिया है उसकी आप पुनर्निरीक्षण हो ही नहीं सकता। कौन से संविधान के द्वारा जोड़ दिए गए, ये फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 में। फिर 31C और जोड़ दिया गया और क्या कह दिया गया, इंदिरा गांधी ने, जो 39B है और 39C है, यानी डीपीएसपी में जो धाराएं रखी गई है वो ज्यादा प्राथमिकता हो जाएगी किसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या कर दिया गया, सारे के सारे डीपीएसपी को प्राथमिकता दे दी किसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कर दिया गया, 31C था उसको रद्द कर दिया गया और क्या कह दिया गया, जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है और गाड़ी के समान पहियों की तरह। यानी कि गाड़ी के पहिए जब चारों एक सही चलते रहेंगे तभी तो गाड़ी सही चलेगी। इसी तरीके से है, जब दोनों को ही क्या बनी रहेगी, सामंजस्यता बनी रहेगी, तभी तो क्या किया जा सकता है, आम जनता की क्या की जा सकती है, भलाई की जा सकती है। तो ये कैसा सिद्धांत बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर है, किसमें कह दिया गया, मिनर्वा मिल्स वाद। तो ये था आर्टिकल 31। हमने कौन कौन से पढ़ लिए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31। उसके बाद है आर्टिकल 32, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो आपको पहले ये राइट्स दिए गए हैं उनका कोई महत्व ही नहीं रहता। क्या महत्व नहीं रहता, अगर
उनको आप लागू करवाने के लिए कहीं नहीं जा सकते। तो ये राइट्स आपको क्या देता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति, राज्य, सरकार, संस्था क्या करती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो आप उनको लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। और हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट की क्या पावर है, ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 226 ये किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, और किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अम्बेडकर जी ने इसके बारे में कहा था, ये क्या है, संविधान की हृदय व आत्मा है, हृदय व आत्मा। क्योंकि आपके शरीर से अगर क्या निकल गई है, आत्मा निकल गई है, या हृदय निकल गया है, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है, माटी है शरीर। इसी वजह से ये है, अगर आप उनको परिवर्तनीय नहीं करवा सकते, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, दे तो दिए, सरकार छीन लेगी कोई भी कानून बना के, फिर उनका फायदा क्या हुआ, उनका तो कोई फायदा नहीं है। तो कोई छीन नहीं सकता, कोई परिवर्तनीय है ये किसके द्वारा। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आता है, जो फंडामेंटलाइज है, क्या वो परिवर्तनीय है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, है। परिवर्तनीय कैसे, हम न्यायालय में जाकर इनको क्या करा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। अब देखो कितने सारे वाद हुए थे, शंकरी प्रसाद भी गया था, सज्जन सिंह भी गया, गोलकनाथ भी गया, केशवनंद भारती भी गया, सारे गए। क्यों गए, क्योंकि आपको क्या दिया गया है, राइट्स दिया गया है। अंबेडकर जी ने क्या कहा इसके बारे में, हृदय व आत्मा। अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, ये क्या है, हृदय व आत्मा, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये जरूरी है। और एक न्यायाधीश हुए गजेंद्र गडकर, इसने कहा जो ये आर्टिकल है वो क्या है, प्रजातंत्र की आधारशिला है, प्रजातंत्र की आधारशिला, आधारशिला। देखो इसका तो सभी को पता है, अंबेडकर जी ने इसके बारे में कहा था, तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, प्रजातंत्र की आधारशिला किसने बोला, न्यायाधीश हुए हैं पहले ये गजेंद्र गडकर ने। यानी कि लोकतंत्र की क्या है, एक नींव है। अगर नींव कैसे है, अगर व्यक्तियों को राइट्स ही नहीं मिलेंगे, अधिकार ही नहीं मिलेंगे, तो कैसे अपना विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, प्रजातंत्र में व्यक्तियों क्या दिया जाए, अधिकार दिए जाए। अधिकार दे दिए हैं, और उनको लागू करवाने के लिए क्या, उनका उपचार, उपचार में लग के लागू आप उनको करवा सकते हो, कहाँ जाकर, कोर्ट में जाकर। आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, आर्टिकल 226, यानी दो इकट्ठे पढ़ देंगे अब हम, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इसके तहत क्या कर सकती है, अगर आपके क्या हो गया, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है, तो रिट जारी की जा सकती है। इसमें क्या की जा सकती है, रिट जारी की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आगे समझने में क्या था, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है, 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर, सिर्फ मौलिक अधिकारों में ही रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट है जो विधिक अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आया, रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, यानी शक्तिशाली में से कौन है, हाई कोर्ट। सबने क्या लगा भाई, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, यानी कि एक एक चीज को आपने देखना है कैसे क्या है। हाँ, आगे जब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, सोचने लगे हमने आगे पढ़ना है, जो भाग 5 है उसमें न्याय की जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं, जो रिट जारी की जाती है, वो रिट कौन कौन सी है। एक आपने नाम सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। एक तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना आपने, कई बार तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से रखी गई है ये संविधान में। पहले पे कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे पे कौन सी है, परमादेश, जिसको हम बोलते हैं मैंडामस।
मैंडामस। तीसरी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा परीक्षा लेख। को वारंटो जिसको बोलते हैं, क्यो वारंटो। और लास्ट में कौन सी है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। सर्चुरी। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है, कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, आगे लिख दे बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि लेटिन भाषा के क्या है ये शब्द है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्चुरी। ये क्या करते हैं, 5 प्रकार से रिट जारी कर सकते हैं। कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ 2 ही को क्या दी गई है, पावर दी गई है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। संसद को ये अधिकार होगा, अगर वो अधीनस्थ न्यायालयों को भी क्या राइट दे देती है, अधिकार दे सकती है रिट जारी करने का। किसको पावर होगी, ये संसद को। अधीनस्थ न्यायालय को क्या देते हैं, रिट जारी करने का आदेश दे सकती है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। सिर्फ किसको ही राइट है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। तो एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है। पहले सीक्वेंस याद रखने, पहले पे क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर क्या है, परमादेश, फिर क्या है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण। एक तो सीक्वेंस पूछ लेंगे, ये याद रखनी है आपने, और एक एक करके आप समझते हैं होती क्या है, इसमें लिखा क्या हुआ है, इनसे संबंधित वाद क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो मैंने कहा था आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्या आएगा, क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मौलिक अधिकारों पूछा गया, एक तो क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 21 आर्टिकल 32 पे रिट के संबंधित, और एक जितने भी वाद आए हैं, वाद आए जितने भी शंकरी प्रसाद का हो, बेला बनर्जी का हो, गोलकनाथ को, जितने हमने वाद पढ़ लिए हैं उनसे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या है ये, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। अच्छा, रिट जारी करते हैं, रिट का मतलब होता है न्याय का जरना, न्याय का जरना। ये इंग्लैंड से हमने ली है। रिट का अगर पूछ लिया तो क्या होता है, न्याय का जरना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। कहने का मतलब क्या है, ये आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। क्या हुआ है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, आपकी क्या हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के पास। सशरीर प्रस्तुत, अभी आपको ठीक ठाक क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी आपको मारपीट नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं देगा, न्यायालय आदेश नहीं देगा। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तो आपके साथ मारपीट नहीं की जा सकती। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर क्या करना, प्रस्तुत करना। इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडीएम जबलपुर, जबलपुर और वर्सेस शुक्ला नाम से था, शक्तिकांत, शक्तिकांत शुक्ला, 21 हुआ 1975 में। अब आपने ये पृष्ठभूमि समझ लेनी है, क्या थी पृष्ठभूमि, एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था ये जबलपुर में, ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, शहर का नाम है। अच्छा, जिसकी वैन निकल रही है ना तो वो जा सकता है, या बस जिसकी निकल रही है तो वो जा सकता है। गई कोई ना, फिर तो अगली में चले जाना। तो शक्तिकांत शुक्ला क्या था ये, इसमें क्या था, जब आपने देखो इमरजेंसी का क्या है ये दौर है, इंदिरा गांधी क्या कर रही है, निवारक निरोध अधिनियम, यानी कि अधिनियम बना हुआ कौन सा, मीसा, आपने ये पढ़ लिया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत क्या किया जा रहा है, बंदी बनाए जा रहे हैं, बिना दलील वकील अपील के नजरबंद किए जा रहे हैं। तो उनमें से था शक्तिकांत शुक्ला, ये
एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, ये भी विरोध कर रहा था। तो इसको क्या कर लिया गया, बंद कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो इसकी पत्नी को होगी चिंता, क्योंकि कई दिन से दिखा ही नहीं है, कोई चिंता तो होगी। तो वो चली गई कोर्ट में, भाई मेरे तो पति नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ गई वो, सरकार ने पता नहीं उनके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। क्या करता है ये, सैर शरीर प्रस्तुत करना। आपने देखा भी होगा जब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, कुछ सब मामलों में आपको गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण देता है। तो इसमें मामला आया, जो समझने की बात है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार को क्या आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने कर दिया था, इंदिरा गांधी ने कर दिया, ये तो ये किया तो था, नजरबंद कर दिया, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कर ली, छीन ली। तो ये फैसला आया। लेकिन हाई कोर्ट के लगभग 11 हाई कोर्टों ने ये कहा था भी जो इंदिरा गांधी जो ये कर रही है ये गलत कर रही है, इसको क्या किया जाना चाहिए, सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये मामला चला कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी, यानी कि उसमें 5 जज थे। फैसला क्या देते हो, 4-1 के बहुमत से देते हैं, यानी कि फैसला आया इंदिरा गांधी के पक्ष में। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ जाना मौत के मुंह जैसा था, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या बन गई थी, बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी, किसी की वो नहीं सुन रही थी। क्या लगा दी थी, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगा दी थी। कानून पहले उसने बना ही लिया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत उनसे बंदी करना स्टार्ट किया, सारे नेता को अंदर डाल दिया। तो 4-1 में जो फैसला आया, क्या कह दिया, जीने का अधिकार और ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये आपातकाल में क्या किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं। इसमें जो एक ने इंदिरा गांधी का क्या किया, विपक्ष लिया, हंसराज खन्ना, उसको फिर आगे गुप्त तना भी पड़ा, क्योंकि उसको क्या बनना था, सीजीआई बनना था, लेकिन उसका सीक्वेंस को हटा दिया गया था। इसमें थे जो अन्य न्यायाधीश थे, ए.एन. रे, अजीत नाथ रे था, एच बेग था, चंद्रचूड़ था, पी.एन. भगवती था। इन्होंने किसका पक्ष लिया, इंदिरा गांधी का। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में और अच्छे से जब क्या पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कहे, एडीएम जबलपुर, तो इसको ये इस नाम से भी फेमस है, ये हेबियस कॉर्पस के नाम से भी। उस फिर बाद में क्या हुआ, इस जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, ये मान लिया गया भाई सुप्रीम कोर्ट तो क्या करती है, कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर ही वो काम कर रही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पर सरकार क्या होती है मजबूत, तो न्यायपालिका क्या हो जाती है कमजोर, और जहां पर कार्यपालिका कमजोर तो न्यायपालिका क्या हो जाती है मजबूत। तो इसको बाद में 2017 में पुट्टू स्वामी था, पुट्टू स्वामी वर्सेस बार संघ में जो ये फैसला दिया गया था, इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। और अब क्या है, आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो आपके जीने का अधिकार, यानी निजता का जो अधिकार है, निजता का अधिकार, वो आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आप देखते हो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, चाहे आपातकाल भी लग रहा हो तब भी वो स्थगित नहीं होगा। समझ गए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था, कौन सा इसमें मामला आया, ये पूछ लिया जाता है, ये इसके मामले में इसकी पृष्ठभूमियां क्या थी। क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या कर लिया था, इसको नजरबंद कर दिया गया था। अच्छा, नजरबंद में पता नहीं चलता कहाँ रखा गया है, घर में रखा है, होटल में रखा, कहाँ रखा है, तो इसकी पत्नी को तो चिंता होनी थी, ये दिख नहीं रहा, तो कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने कह दिया था जेंट्स। तो क्या हुआ था, नींद आ गई आपको, अच्छा। तो इसमें फैसला क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इंदिरा गांधी जो कर रही है वो सही कर रही है, स्थगित की जा सकती है। लेकिन 2017 में पुट्टू स्वामी वर्सेस बार संघवाद में क्या कर दिया गया, इस फैसले को खारिज कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजता का अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ये कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है परमादेश। अगली जो रीट कौन सी है, परमादेश, यानी कि मैंडामस।
ये क्या होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ है आदेश देना, आदेश देना। जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, सरकारी जो काम करे, कार्मिक है जो, कार्मिक को, अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय को, और सरकार को, और सरकार को आदेश दे सकते हैं भी आपका जो कर्तव्य है आप उसको पूरा करो। सार्वजनिक काम करना था, कोई भी सरकारी अधिकारी कोई भी फाइल आगे पहुंचानी थी, वो पहुंचा नहीं रहा है, अधीनस्थ न्यायालय निर्णय नहीं दे रहा है, सरकार मौलिक अधिकारों के बारे में काम नहीं करी है, जनता का हित नहीं करी है, तो आप कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले गए। वहां वो क्या दे सकती है, इस रिट के द्वारा आदेश दे सकती है भी आप अपने कर्तव्यों को क्या करो, पूरा करो। क्योंकि आपने देखा होगा न्याय में देरी भी क्या है, वो मौलिक अधिकारों का हनन है। त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। असुन आरा खातूनवाद में आपने देखा होगा ये बात, जो आपका आर्टिकल 21 है, ऐसे तो पूछा जाता है असुन आरा खातूनवाद में, आपने त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, तभी तो आपको क्या मिल पाएगा, अधिकार मिल पाएगा, यानी कि जो आपको अधिकार दिए गए तभी तो आपको सही मिलेगा। तो क्या दे सकती है परमादेश में, आदेश दे सकती है, किसको दे सकती है, इसमें बात क्या रखनी है, सरकारी कर्मिक को, अधीनस्थ न्यायालय को और सरकार को आदेश दिया जाएगा भी आप क्या करो, अपने कर्तव्य को आप पूरा करो। उसके बाद कौन सी थी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, इसमें क्या है, मना करना। ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, क्या करना, मना करना। वे अपने किस अधिकार से, यानी कि क्या कर लेते हैं, कई बार जो छोटे न्यायालय होते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या कर देते हैं, निर्णय दे देते हैं। तो भी पूछ लेगा भी आपको मना है, अपने अधिकार क्षेत्र से आप नहीं जा सकते, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फतेहाबाद का, हरियाणा में जो है, तो वो बाहर जाके हिसार के मामले में थोड़ी दखलंदाजी देगा, अगर कर रहा है तो क्या कर देगा, वो मना करेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। तो इसमें देखा जाता है जब भी सुनवाई शुरू हो रही है या जारी है, तो उसमें क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर दे सकता है, इनको आदेश दे सकता है, क्या, मना, मना करता है, ये आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। उसके बाद है, एक बार ये कर लेते हैं, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इससे मिला जुड़ा है, वह मान गए 500 सीक्वेंस में, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, कैसे है, इसमें क्या करता है, सूचना देना या हस्तांतरण करवाना, हस्तांतरण करवाना, सर्चुरी, सूचना देना या हस्तांतरण करवाना। वैसे सीक्वेंस में 5वां अभी यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें बारे में डिफरेंस बताऊंगा क्या है। ये दोनों ही किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ क्या की सकती है, जारी। इसमें क्या होगा, जब ये क्या दे देती है, फैसला दे दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी फैसला दे दिया, लेकिन वो फैसला जुड़ा हुआ था संवैधानिक विषय से या राष्ट्रीय हित के मामले से, तो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अपने पास क्या कर सकती है, हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करवा सकती है। यानी कि ये जो उत्प्रेषण के ऊपर रिट जारी की जाती है, वो फैसला आने के बाद जारी की जाती है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्प्रेषण में क्या की जाती है, जो रिट जारी की जाती है, फैसला आने के बाद जारी की जाती है, और यहाँ पर फैसला चल रहा होता है तब क्या की जाती है, जारी की जाती है। दोनों ही किसके खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, जो प्रतिषेध है, प्रोविजन है, और जो सेचुरी है, उत्प्रेषण है, वो किसके खिलाफ जारी की जाती है, किसके खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। इसमें तो सब सुनवाई चल रही होती है, फैसला अभी तक आया नहीं है, मना करेगी भी आपको अधिकार नहीं है, और इसमें क्या होगा, फैसला सुना दिया गया है, लेकिन उस फैसले को अपने पास क्या कर सकती है, ट्रांसफर करवा सकती है। कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख यानी को वारंटो,
को वारंटो, ये जारी की जाती है व्यक्ति के पास, यानी कि इसमें लिखो किस अधिकार से, किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से, ये किसके खिलाफ जारी की जाएगी, सरकारी कार्मिक है जो, ये पूछ लिया जाएगा भी आपने जो कोई भी काम किया है वो किस पद पर रहते हुए किया है या किस अधिकार के आधार पर आपने ये काम किया है। कोई भी मान के चलो एसपी था, एक डिस्ट्रिक्ट में था, वो एसपी था, वो काम कर रहा था, वो किसी और दूसरे में डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या करने लग जाए, काम करने लग जाए, तो पूछ लिया जाएगा आप किस अधिकार से कर रहे हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है ये काम करने की, आप कौन से पद पे रहते हुए काम कर रहे हो। तो ये कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कर दो भाई, यानी कि कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या है, सशरीर प्रस्तुत करना, यानी कि आपको इसमें क्या दी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार। इसमें फैसला एक पढ़ लिया हम, कौन सा वाद हुआ, एडीएम जबलपुर का वर्सेस शक्तिकांत शुक्ला। अब क्या कर दिया गया है, जो वहां पर फैसला दिया गया था स्थगित की जा सकती है, लेकिन पुट्टू स्वामी के फैसले में क्या कर दिया, उस फैसले को खारिज कर दिया गया और आपको क्या मिला हुआ है, निजता का अधिकार। परमादेश में क्या है, आदेश देते हैं, किसको दे सकते हैं, सरकारी कार्मिक को, अधीनस्थ न्यायालय को और सरकार को, भी आप अपने कर्तव्य को आप पूरा करो। इसमें क्या करेगी, मना करेगी वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, आप क्या नहीं कर सकते, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम आप नहीं कर सकते। उत्प्रेषण क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण करवा सकते हैं, फैसला सुना दिया है लेकिन उसको अपने पास हस्तांतरण करवाया जा सकता है। और अधिकार परीक्षा लेख, इसमें क्या होगा, किस अधिकार से पूछ लिया जाएगा, किसके खिलाफ जारी की जाएगी, सरकारी कार्मिक के खिलाफ। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है, गारंटर व संरक्षक माना जाता है मौलिक अधिकारों का, यानी कि जो रक्षा करेगा, जो संरक्षक है या गारंटर, या गारंटी देता है, गारंटी देता है नहीं देता है, ये इसके माध्यम, किसके माध्यम से, रिट जारी करके। तो आज हम इतना करेंगे, बाकी करेंगे कल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं भी आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, जिसको जाना है आ जाओ। क्या क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यानी कि क्या था ये, सभी भारतीयों को, सभी भारतीयों को क्या है, भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को क्या मिलेगा, अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि, यानी कि भाषा, संस्कृति और लिपि, नीचे लिख देता हूं, आर्टिकल 29 और 30, इसमें क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है। 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में बताती है, अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आर्टिकल 32 में क्या पढ़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या पढ़ा फिर हमने, 5 प्रकार की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो कल हमारे आर्टिकल है जो ये चला हुआ है फंडामेंटल राइट्स, वो क्या जाएगा कंप्लीट, एक वीडियो और बनेगी तो इसमें हम बना देंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल। यहाँ से किसी ने पूछना हो तो पूछो।